हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो अध्याय एक है जिसका नाम है विलयन, इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख लें ताकि ये वाला जो पार्ट है आपको किसी पे आए। तो पिछले भाग में हम लोग बात कर रहे थे ठोसों की द्रवों में विलयता के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये विलीनीकरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था कि विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया क्या होती है। और एक बात तो एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो ठोसों की द्रवों में विलयता है वो गतिक सामान्य होती है। उसमें हमने सीखा था कि जब हम लोग किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो जो घुलने लगता है और कुछ समय बाद वो जो विलय उसमें घुला हुआ है वो ठोस विलय के साथ संघट्ट बना करके अलग हो जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण कहलाती हैं। और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जितने विलय के कण उसमें घुलते हैं उतनी ही विलयन से अलग भी होते हैं। तो इस अवस्था में जो विलयन होता है वो एक सामान्य होता है, जितना जितना विलय के अणु घुल रहे हैं उतना ही संघट्ट बना करके विलयन से अलग भी हो रहे हैं। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे पढ़ते हैं ठोसों की द्रव में विलयता के बारे में। तो विलयता के आधार पर जो विलयन है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त या जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यह संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है किसको, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 लीटर इसमें जल था, उसमें हमने क्या कर दिया 10 ग्राम चीनी घोल दी। उसमें क्या घोल दी 10 ग्राम चीनी घोल दी। अब इसको घोलने के बाद सामान्य टेम्परेचर पे है लगभग कितना, सामान्य टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लेते हैं हम घोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें 1 लीटर पानी है और इसमें हमने 10 ग्राम नमक घोल दिए। ठीक है, क्लियर। अब 10 ग्राम चीनी घोलने के बाद जब हम इसमें चीनी डाल रहे हैं तो वो घुल नहीं रहा। इसमें 10 ग्राम चीनी पहले से घुली हुई है, ये 25 डिग्री टेम्परेचर पे है, और जब इसमें चीनी और घुलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं घुल रही है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन, या सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर दिए गए जो विलाय की मात्रा अगर उसी टेम्परेचर जैसी टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर पर इस विलयन में जो पहले से बना हुआ है, अगर इसमें हम लोग विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं तो उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। तो ये जैसे हो गया कि इसमें हमने 10 ग्राम चीनी पहले घोला था, अब घोला है नहीं घोला। दूसरा विलयन होता है असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन में क्या है, इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी था, उसमें हमने 10 ग्राम नमक पहले से ही घोल रखा था, उसका एक सॉल्यूशन बना हुआ था और ये था कितने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फिर हमने इसमें नमक घोलना शुरू कर दिया तो वो क्या होगा, घुलने लगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं, कि जिसमें उसी ताप पर और दाब पर विलय की और अधिक मात्रा अगर उसमें हम लोग घोल लें तो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा हुई कि वह विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर विलय की और अधिक मात्रा को हम लोग नहीं घोल सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप और दाब पर हम लोग विलय की और अधिक मात्रा उसमें घोल सकते हैं, तो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। क्लियर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ठोसों की द्रवों में विलयता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। कि जब ठोस को हम लोग द्रव में घोल रहे हो, अगर ताप घटता है या बढ़ता है तो जो ठोस विलय हम लोग घोल रहे हैं उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या असर पड़ेगा। तो इसमें ये है कि जैसे भी हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ा कि जो ठोस की द्रव में सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो ये गतिक सामान्य में हो जाता है। ऐसे स्थिति में हम उसमें पढ़े थे कि जो विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया की जो गति है वो समान होती है। तो ये गतिक सामान्य होने के कारण ठोसों की जो द्रव में विलयता है ये ला सतालीय नियम का पालन करती है। अब
अब लासतालीय नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रक्रिया जो गतिक साम्य अवस्था में है, यदि उसमें कोई ताप, उसके ताप और दाब में हम लोग परिवर्तन करते हैं तो वह साम्य उस तरफ स्थापित हो जाता है जिस तरफ उस जो परिवर्तन हम कर रहे हैं, चाहे ताप या दाब का, उसका कम से कम प्रभाव है या उसका मतलब विरोध करे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ताप के बारे में बात करें सोल्यूशनों की, तो इसको हम लोग लासतालीय के नियम को लोग कह सकते हैं कि ताप वृद्धि पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, और इसके विपरीत जब ताप की कमी हम लोग करते हैं तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जहां ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, कि जब ताप बढ़ाते हैं हम लोग तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिधर ऊष्मा अवशोषित होती हो। तो वहां पे क्या होगा कि जितना ताप हम लोग बढ़ा रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो ये लासतालीय का नियम कहता है। अब हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये सॉल्यूशन जैसे है और ये निकट संतृप्तता प्राप्त है कि मतलब लगभग ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब ये संतृप्त विलयन बनने ही वाला है। ठीक है, तो विलयन में जो घुलने की प्रक्रिया यदि कैसी हो, ऊष्मा सोखी हो, यानी ऊष्मा अगर ये सोखती हो। ठीक है, ऊष्मा अगर ये सोखती हो कि मतलब इसमें ऊष्मा अगर ये सोखेगी तो पहले का जो विलयन था, पहले का जो विलायक था उसका तापमान कम रहेगा और जो विलयन बन रहा है इसका तापमान जो हो जाएगा ज्यादा। तो तब इस समय में क्या होगा कि ताप वृद्धि पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है, उस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि ऐसा कोई जो घुलने की प्रक्रिया है, विलीनीकरण की प्रक्रिया यदि ऊष्मा से होती है तो ताप के बढ़ने पर विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा मान लेते हैं कि जो हमारा ये सॉल्यूशन था उसमें जो एंथैल्पी थी, ठीक है, वो लगभग मान लेते हैं ऊर्जा जो थी ऊष्मा की मात्रा वो 0 थी। जब हमने मिक्स किया तो क्या होगी, इसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसकी ऊर्जा बढ़नी है और अगर यदि हम लोग वो पहले ऊर्जा कैसे द्वारा ताप वृद्धि करके वो ऊर्जा पहले ही उतना ज्यादा दे देते हैं तो इसमें विलेय जो है वो आसानी से घुलने लगता है। दूसरी, यदि जो विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया, यदि इसमें से ऊष्मा जो है वो निकलती है कि मान लीजिए जैसे हमने सॉल्यूशन बनाना शुरू किया, इसमें से ऊष्मा निकलना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि जो मतलब जो ये विलायक था, विलयन बन रहा है, ये ठंडा होता चला जाएगा और उसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती हुई चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ताप के बढ़ने पर विलेयता कम हो जाएगी। सामान्य सी बात है कि अभी हम लोग बताया कि ऊष्माक्षेपी यानी इसमें से निकलेगी जो प्रारंभिक स्थिति इसकी रही होगी। मान लेते हैं ये प्रारंभिक स्थिति थी, जैसे हमने किया ये क्या हो गई, पहले की तुलना में ऊष्माक्षेपी ऊष्मा इसमें निकल रही थी, ये ठंडा हो गई। अब क्या कर रहे हैं लोग, इसको और गर्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो होनी चाहिए कैसे, घुलने पर कैसे होनी चाहिए, ठंड होनी चाहिए, जबकि और अधिक हम लोग गर्म कर देंगे तब इसमें जो विलेय घुल रहा था वो अब उतनी मात्रा में नहीं घुल पाएगा। ये हो गया ठोसों की द्रवों में विलेयता से ताप का प्रभाव। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता में दाब का प्रभाव क्या होता है। तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ठोस होते हैं या जो द्रव होते हैं ये असंपीड्य होते हैं, कि मतलब जैसे हमारे पास ये है, इस पर हम लोग कितना भी प्रेशर लगाएं लेकिन इसका आकार जो है वो बदलने वाला नहीं है। तो इस वजह से जो ठोसों की द्रवों में विलेयता है उस पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई भी सार्थक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस और द्रव अत्यधिक संपीड्य होते हैं, इसलिए दाब परिवर्तन से सामान्यतः प्रभावित रहते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनकी विलेयता पर। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर प्रभाव केवल किसका पड़ेगा, उनकी प्रकृति का और ताप का। इसके अलावा किसी और जो कारक है उनका प्रभाव उस पर, और कारक मतलब ये जो दाब हो गया इसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब हम लोग पढ़ जाएंगे गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे। तो गैसों की द्रव में जैसे हम लोग गैसों की द्रव में विलेयता हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दाब का प्रभाव।
तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक विलायक था, ठीक है, ये विलायक था, इसमें हमने कोई गैस घोल दिया, ठीक है, क्या किया, कोई गैस घोल दिया। अब जैसे हमने गैस घोलेंगे यहाँ पे ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, इसमें गैस डाल दिया, तो गैस के अणु जो है वो पानी के अंदर जाएंगे और फिर वो बाहर भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये ऊपरी भाग में इसका ये गैसीय वाला भाग है और नीचे जो है ये द्रव विलायक है जिसमें गैस के अणु जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर सिंपली ये है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की वरीयता बढ़ जाती है। वो कैसे, तो इस चित्र की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो एरिया था, ठीक है, ये एरिया था, एरिया हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, एरिया, और इसमें इसके कितने अणु थे, 100 अणु थे। अब जैसे हमने इस पिस्टन को दबाया यानी प्रेशर लगाया, तो अब क्या हुआ कि प्रति इकाई आयतन जो एरिया, प्रति इकाई आयतन जो गैसों के अणुओं की संख्या थी वो बढ़ गई, ठीक है। इसमें ये था कि गैस के अणु यहाँ से टकरा रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर बाहर निकल रहे थे, फिर जा रहे थे, ऐसे करके ये एक साम में चल रहा था कि जितने बाहर जा रहे थे उतने ही अंदर आ रहे थे। अब जैसे हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो यहाँ का जो आयतन था वो हो गया कम। अब कम होने के कारण ये क्या होगा कि अब जो गैस के अणु जो यहाँ सतह से टकराते थे उनकी संख्या में हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि हो जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल जो है वो विलायक में जाने लगेंगे और फिर विलायक से बाहर भी आने लगेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक नया साम्य स्थापित नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पहले अगर 5 अणु जाके इसको टकरा रहे थे, जैसे हमने प्रेशर लगा दिया, अब ये हो रहा है कि 10 अणु टकरा रहे थे, 10 अणु टकरा है, 10 अणु अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो विलेयता है वो दाब के बढ़ाने से गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो बढ़ जाएगी। उदाहरण के स्वरूप यही था कि गैसों की विलेयता का एक निकाय था जिसके ताप T था और ताप इसका T था, जिसका निचला भाग ये वाला भाग विलयन था और ऊपरी भाग गैसीय था। इसलिए कि मान रहा था कि ये निकाय गतिक साम्यावस्था में पहले से ही है, अर्थात मतलब कि इस परिस्थिति में गैस के जितने मॉलिक्यूल अंदर जा रहे थे उतने ही बाहर जा रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही हमने गैस का ये जो एक गैस को संपीड़ित किया तो ये क्या हो गया कि संपीड़ित करके दाब को बढ़ाया, तो उस समय क्या हो गया कि जो विलयन की सतह है ये इस पर टकराने वाले गैसों के अणुओं की संख्या जो है वो बढ़ गई और जिसके कारण उसमें विलयन में जाने वाले गैसें के अणुओं की संख्या भी बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसकी विलेयता भी बढ़ गई, ठीक है। और गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी, जिससे उसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी और तब तक बढ़ेगी जब तक कि एक नया साम्य फिर से स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक ये बढ़ती रहेगी। तो ये था गैसों की द्रव में विलेयता पर। अब दाब के प्रभाव से संबंधित गैसों की जो द्रव में विलेयता है इसमें दाब के प्रभाव से संबंधित एक नियम दिया था हेनरी ने। वो नियम था कि जो गैस की विलायक में विलेयता और दाब, अभी हम लोगों ने देखा कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। तो इससे संबंधित गैस की द्रव में विलेयता और दाब के मध्य सबसे पहले एक संबंध दिया था हेनरी ने, जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। अब इसके अनुसार क्या था कि स्थिर अगर ताप को हम लोग फिक्स कर दें कि मान लीजिए इसको हम लोग कर दिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स हो गया था, किसी भी विलयन है, तो किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, ठीक है, वो द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आंशिक दाब क्या चीज है। जैसे गैस के अणु यहाँ पे हैं और जैसे करके ये जाएंगे अंदर तो यहाँ पे क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्रव के सतह पर जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, द्रव की सतह पर जो गैस के अणु दाब लगाएंगे उसी को कहते हैं आंशिक दाब। अब ये दोनों स्थितियों में देखा कि जब प्रेशर कम था, कम अणु टकरा रहे थे यानी आंशिक दाब कम था, और जब हमने प्रेशर ज्यादा किया तो ज्यादा अणु गैस के जाके इसे टकराने लगे और इसमें इसका आंशिक दाब क्या होगा, बढ़ गया। यानी सिंपल सा मतलब ये होगा कि आंशिक दाब अगर बढ़ेगा तो विलेयता भी
बढ़ जाएगी। ये था हेनरी का नियम कि किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हेनरी के समकालीन डाल्टन थे, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हेनरी के साथ नहीं, उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना विलयन पे काम किया और उन्होंने भी अपना एक निष्कर्ष निकाला जो कुछ ऐसे था कि किसी द्रवीय विलयन में गैस की जो विलेयता है गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। वो अभी हमने देखा कि जितनी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से टकराएंगे आंशिक दाब उसका उतना ही ज्यादा होगा और विलेयता उसकी उतनी ही अधिक होगी। तो यही बात था डाल्टन में। अब यदि हम लोग क्या करें कि जो विलयन में गैस के मूल अंश को उसकी विलेयता मान लें, यानी जो विलेयता है उसको हम मान लें कि किससे मापे, मूल अंश से मापे कि विलेयता अगर कम है तो ये माने कि मूल अंश उसका जो विलय का मूल अंश वो विलयन में कम है। यदि विलेयता ज्यादा है तो हम मान लें, तो यहाँ पे सिंपली है कि विलेयता के लिए हम लोग यूज करते हैं मूल अंश। अगर मूल अंश को विलेयता की माने तो वहां पे हम लोग ये कह सकते हैं, यही नियम से कह सकते हैं कि किसी विलयन में गैस का मूल अंश उस विलयन के ऊपर स्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बस यहाँ पे हमने क्या यूज किया, विलेयता की जगह मूल अंश शब्द यूज किया। फिर इस नियम को, ये जो हेनरी का नियम था इसको, या फिर जो डाल्टन का नियम था इसको हम लोग ये कह सकते हैं किसी विलयन में गैस का जो मूल अंश होता है उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो ये इस तरह से हम लोग अगर सामान्य रूप से हेनरी के नियम को लिखे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि P जो प्रोपोर्शनल होता है यक्स के। ठीक है। अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है KH, जिसको कहते हैं हेनरी नियतांक। ठीक है। KH क्या है, हेनरी नियतांक है। ठीक। तो यहाँ पे अगर गैस के जो आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब और विलयन में गैस का मूल अंश के मध्य अगर हम आरेख खींचे, ठीक है, आरेख अगर खींचे तो कुछ इस तरह का आरेख हम लोग को मिलेगा कि ये विलयन का मूल अंश है, फिर इतने जैसे मूल अंश बढ़ता जाएगा उसी तरह इसका आंशिक दाब भी बढ़ता जाएगा। या फिर ये कहें कि आंशिक दाब जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह इसका मूल अंश भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमें अगर आंशिक दाब और मूल अंश के बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो हम लोग को एक सरल रेखा मिलने वाली है और इस रेखा का जो ढाल है वही क्या है, KH, यानी ये क्या है, KH। ठीक है, क्लियर। अब समान ताप पर जो होता है, जैसे अभी हम लोग समान ताप पर एक ही गैस के लिए, अगर एक ही गैस के समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। ठीक है। और एक ही गैस के लिए अलग अलग ताप पर भी KH का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर समीकरण में देखें तो क्या था, P = KH × यक्स, या फिर अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं KH = P/यक्स। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हेनरी का नियतांक है, ठीक है, हेनरी का नियतांक है वो मूल अंश के व्युत्क्रमानुपाती है, मूल अंश के व्युत्क्रमानुपाती है। और मूल अंश को हम लोग किसका मान रहे हैं, विलेयता, यानी मूल अंश है या फिर उसको विलेयता है। तो यहाँ पे हम लोग जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसमें ये होता है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घट जाती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूल अंश का मान अगर बढ़ा तो KH का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, KH का मान घट जाएगा। दूसरा कि जब KH का मान अगर ज्यादा है तो मूल अंश का मान कम हो जाएगा। तो हम लोग वहां पर से ये भी बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको अलग अलग टेम्परेचर पर किसी गैस के लिए KH का मान दिया रहे तो हम लोग ये बता सकते हैं कि किस ताप पर वो गैस जो है तो उस विलायक में या जो भी जिसकी बात कर रहा है वो अधिक घुलेगी
उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे एक टेबल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस है हीलियम, इसका तापमान, ठीक है, इसका तापमान 293 केल्विन है और इसके pH का मान इतना बार, ठीक है। फिर S2 का देखना है तो 293 पे इतना है, फिर N2 का देख लें तो N2 का 293 पर इतना है और 303 पर इतना है। अब इसमें हम लोग समझने वाली बात है कि अगर हमसे कुछ दे, इसकी हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है KH इंटू X, या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि KH इज इक्वल टू P बाई X, प्रेशर आंशिक दाब बटे मोल मास, ठीक है। अब यहाँ तक KH का मान ज्यादा है, इसमें 303 वाले में देख रहे हैं KH का मान ज्यादा है, तो चूंकि KH और X जो मोल अंश है वो बीच को अनुपाती है, ठीक है, यानी KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो मोल अंश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सिंपल सा उसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी विलेयता जो है वो कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में कंपेयर करें नाइट्रोजन का, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 303 डिग्री पर जो KH की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसका मतलब इस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन अच्छे से नहीं घुलेगा, जबकि 293 डिग्री पर देखें तो वहाँ पे 76.84 है, यानी इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो 293 केल्विन टेम्परेचर पर अच्छे से घुलेगा, जबकि 203 केल्विन तापमान की तुलना में। इस तरह ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में भी 293 पर KH की वैल्यू है 34.8 है, जबकि 303 केल्विन टेम्परेचर पे 46.8। तो अब यहाँ पे देखेंगे KH की वैल्यू किसमें कम है, 293 केल्विन टेम्परेचर पे KH की वैल्यू कम है, यानी उस टेम्परेचर पे X की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और X किससे संबंधित है, विलेयता से, यानी उस टेम्परेचर पर वो अच्छे से ऑक्सीजन जो है वो घुलेगी, ठीक है। तो ये हो गया O2, मतलब O2 हो गया कि O2 जो है 303 और 293 केल्विन का पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो वहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि O2 जो है 293 केल्विन टेम्परेचर पर 303 केल्विन ताप की तुलना में 303 केल्विन ताप पर उसकी तुलना में जो है ये अच्छे से घुलेगा 293 केल्विन टेम्परेचर पर। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब कोई अगर मछली जिंदा है, ठीक है, तो मछली जिंदा उसको ठंडे पानी में रखें और फिर पानी को थोड़ा सा गर्म कर दें और फिर उसमें रखें, तो वहाँ पे देखेंगे कि गर्म पानी में मछली जल्दी मर जाएगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो गई, कम हो गई, और जबकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक है, इसलिए उसमें मछली जिंदा रहेगी, करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह अन्य गैसों के लिए भी वहाँ नियतांक दिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचरों पर, तो आप चाहें तो आप लोग पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम का उपयोग क्या है। तो हेनरी का नियम का जो पहला उपयोग है और शीतल पेय में जो CO2 आता है, ठीक है, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इसमें जो CO2 की विलेयता है को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अधिक दाब पर बंद करने का अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो विलेयता है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है, तो ये इसका पहला प्रयोग है कि कोल्ड ड्रिंक में CO2 अच्छे से घुले, इसलिए उसको अधिक टेम्परेचर पे जो है बंद कर दिया जाता है ताकि आसानी से उसमें CO2 घुल जाए। दूसरा इसका है जब गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो मान लीजिए पानी का लेवल इस पे हम लोग रहते हैं तो हम लोग के ऊपर कितने प्रेशर रहता है 1 atm का, जब हम लोग सतह पे हैं, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे तो ये 1 atm का प्रेशर ऐसे था और जैसे जैसे अंदर जाएंगे प्रेशर और भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। उस समय समस्या क्या है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितनी प्रेशर पे घुलती है, 1 atm पे घुलती है। अभी हम लोगों ने देखा कि गैसों की जो विलेयता है वो दाब बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन नहीं घुल रहा है 1 atm पे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और ये होगा कि ऑक्सीजन तो घुलेगा, उसके साथ अन्य गैसें जो है नाइट्रोजन है ये सब भी ब्लड में घुलने लगते हैं, ठीक है, ब्लड में घुलने लगते हैं। और जब यही गोताखोर वापस आते हैं तो चूंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होता है
कम हो रहा होता है। तो जहाँ नाइट्रोजन इस पे घुली हुई है, जब प्रेशर कम होगा तो इसकी विलेयता धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो जो है बुलबुल रक्त में से बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगेगी, जिससे क्या हो सकता है कि जैसे एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसको बेड्स कहते हैं। ऐसे बचने के लिए, ठीक है, बेड से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो गोताखोर अंदर जाते हैं उनके जो उनका ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ठीक है, उसमें हीलियम को मिलाकर वायु को तनुकृत करके भर देते हैं ताकि जो पेड़ से इससे बचा जा सके। तो ये दूसरे अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है कि अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर, ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, ऐसे करके जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर है 1 atm का प्रेशर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन अच्छे से घुल रहा था, लेकिन तो हो सकता है कि ऊपर जाए और वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से ना घुले हमारे ब्लड, ठीक है। तो जब ऊपर अगर हम जाएंगे जो रुधिर है या जो ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता है वो कम होने लगती है, और इसके कारण जो आरोहक है या फिर जो ऊंची जगहों पे रहते हैं वो वहाँ तक कि वो स्पष्टतः सोच नहीं पाते ऑक्सीजन की कमी के कारण, और इन सभी लक्षणों को एनॉक्सिया कहा जाता है। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो ये इसका तीसरा अनुप्रयोग है, और इसके अलावा बाकी जो भाग है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।